हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल सर्जी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के अंदर जो सोशल साइंस है, जो गाला का पेपर है 2022 का, उसमें जो पेपर 2 है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसमें हम सेक्शन ए बी सी डी सारे सेक्शंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरा पेपर सॉल्व करके आपको यहाँ बताऊँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पेपर 1 का सॉल्यूशन अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले वो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन ए से, जिसमें सबसे पहले हमें दिया है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जो मैचेस दिया है हमको मैच करना है, सेक्शन ए को मैच करना है सेक्शन बी के साथ, जिसमें हमको यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है सिद्धीज डांस। तो इसका आंसर है धमाल। जो सिद्धीज लोग हैं वो जो डांस करते हैं उसका नाम है धमाल डांस। उसके बाद यहाँ पे दिया है सेकेंड क्वेश्चन वन लेक वर्सेस। तो ये जो वन लेक वर्सेस है ये है महाभारत के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा ई महाभारत। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया है हमको हुमायूं मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है ये आया हुआ है एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 2 सेक्शन ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें सबसे पहले हमको सेक्शन ए में दिया है मैच द करेक्ट पैस। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मैचेस करना है, सेक्शन ए को मैच करना है हमको सेक्शन बी के साथ, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है सीरीज डांस। तो इसका आंसर है सी धमाल डांस। जो सीरीज लोग थे वो धमाल डांस करते थे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है वन लेक वर्सेस, तो इसका आंसर है ई महाभारत। महाभारत के अंदर वन लेक वर्सेस हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा एपिक्स माना जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है हुमायूं मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका सेक्शन ए एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पे हमको फोर्थ में दिया है श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी। तो ये जो लाइब्रेरी है हेमचंद्राचार्य ये पाटन के अंदर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट, तो इसका आंसर है एफ घाटशिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमको यहाँ पे दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे हम ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट वो बताना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि द मैट्रिकल फैमिली सिस्टम्स प्रिविलेंट इन द द्रविडियन। तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन दिया है हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम। इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद 8 क्वेश्चन दिया है लैंड वाटर एंड पास्चर लैंड्स आर रेयर रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है फॉल्स। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है रिजर्व फॉरेस्ट आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है हमको यहाँ पे द एलिफेंट इज़ द बेस्ट एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट। तो डेजर्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलिफेंट का यूज़ होता है? नहीं, इसका आंसर है फॉल्स। अगर आपको करेक्ट आंसर इसका पता हो कि डेजर्ट एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से एनिमल का यूज़ होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे फिलअप्स करना हमको अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे 3 हमको अल्टरनेटिव्स दिए होंगे, उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव हमको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द रीजन ऑफ डेस रिवर इन अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में कौन सी जो रिवर है उसको मतलब रीजन माना जाता है, कल्चर माना जाता है? तो इसका आंसर है सप्त सिंधु। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है द धरोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ ऑन डेस रिवर। धरोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? तो इसका आंसर है साबरमती। तो उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है ड्यू टू डेस ईमेल ई कॉमर्स एंड द एक्सचेंज ऑफ करेंसी हैव बिकम अ फास्टर। ठीक है, तो इसका आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से ये सारी करेंसी का जो एक्सचेंज है वो फास्टर हो गया। आपको पता ही अभी सब पेटीएम वगैरह सब चलता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है इन डेस इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन वाइल द कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। तो कौन सी इकोनॉमी के अंदर प्राइस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं? तो उसका आंसर है मार्केट सिस्टम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें WTO
दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज अनबेस्ड डेज ट्रेड। तो WTO किसके लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे दिया है MCQ सोल्व करने हमको। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया इन द कंपेयर टू द इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया। तो सबसे ज़्यादा इरीगेशन एरिया वाइज कहाँ होती है? तो इसका आंसर है ए, पंजाब। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 18 क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन टू अबोलिश जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अबोलिश करने के लिए कौन सी मिशन लाया गया था? तो इसका आंसर है बेटी बचाओ। इसका आंसर है ए। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हमें यहाँ पे, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो बेसिक है सोशल स्ट्रक्चर वो क्या है? तो द आंसर इज बी, कास्टिज्म। उसके बाद लास्ट आता है, व्हेन द वर्ल्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल हम वर्ल्ड डिसेबल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? द आंसर इज ए, 3 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें यहाँ पे दिया है कि आंसर देना है हमको, ये फॉलोइंग जो क्वेश्चन है 1 और 2 वर्ड में इसका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमको दिया है, इंडिया बिकम विच नंबर्ड नेशन अमंग द कंट्रीज बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू विंड। यानी हवा, जो विंड एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कौन सा नंबर आता है? तो इसका आंसर है 5th कंट्री। हम 5वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद दिया है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर आर मोस्ट जूट टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड। कौन सी रिवर पे सबसे ज़्यादा जूट जो टेक्सटाइल मिल्स है वो लोकेटेड है? द आंसर इज हुगली रिवर। उसके बाद विच इकोनॉमी सिस्टम इनकरेज कंज्यूमरिज्म। द आंसर इज कैपिटलिस्ट सिस्टम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के हिसाब से हमारा कंट्री कैसा है? द आंसर इज सेक्युलर। चलिए उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हमको उसका आंसर देना है। जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। मतलब जो हेरिटेज है उसके कंजर्वेशन के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ बनती है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रिजर्वेशन के लिए हेरिटेज के एक आर्टिकल है जिसका नाम है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 51A। इसी आर्टिकल के अंदर जो 6, 7, 9 है उसी के अंदर वो बताया गया है कि किस तरीके से हम मतलब हम अपने हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, किस तरीके से हम जो हमारे हेरिटेज है उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हेरिटेज के नाम दिए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, ये सब जो नेचुरल हेरिटेज है हमारे। उसके अलावा हमने कल्चरल हेरिटेज भी देखा है, तो उसमें उसको कैसे बचा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अबाउट द्रविडियंस। द्रविडियंस के बारे में यहाँ पे हमको लिखना है, तो यहाँ पे आंसर दे दिया है मैंने आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और फिर इसको पढ़ें आप। तो इसके अंदर द्रविडियन क्या है, द्रविडियन जो है वो इनहेबिटेंट माने जाते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट माने जाते हैं इंडिया के। और ये जो मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, तो उसके ये मतलब क्रिएटर माने जाते हैं। इन्होंने ही मोहनजोदड़ो, मतलब ये मोहनजोदड़ो के टाइम पे थे। उसके अलावा ये गॉडनेस का भी कॉन्सेप्ट रखते थे। ठीक है, गॉड पार्वती जो थी उनको ये गॉडनेस मानते थे, और जो फादर शिवा हैं उनको ये गॉड मानते थे। उसके अलावा ये लोग वर्शिपिंग भी करते थे, मतलब पूजा पाठ वगैरह, धूप दीप आरती से पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो इनके बारे में ये सब चीज़ें लिख देनी है आपको। उसके अलावा अभी आपको पता है ये द्रविडियन साउथ इंडिया में रहते हैं, तो इनकी अभी 4 लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। पर ये 2 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिनिमम यानी 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, 4 सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन हाउ डज ड्रामेटिक इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल लाइफ। मतलब ये जो ड्रामेटिक है, मतलब जो ड्रामा है वो हमारी सोशल लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता ही होगा कि ये जो ड्रामा वगैरह करते हैं तो उसमें
जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है वो भी दिखाई जाती है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है या सोशल जो लाइफ है वो भी प्ले की जाती है, तो जिससे हमको उससे थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है, कुछ पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अफेक्ट करती हैं। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन दिया है, राइट अबाउट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में हमको लिखना है। तो अमीर खुसरो, जिनको एक तूतीय हिंद भी बोला जाता है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके टाइम पे थे ये अमीर खुसरो, पोइट थे उनके टाइम पे। उसके अलावा ये हिस्टोरियन भी थे, ठीक है, मिस्टिक भी थे, सेंट भी थे और म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे सिपी हर है, ना है, आशिक है, ठीक है, किरातुल सदायन है, उसके बाद ख़ज़ानाउल फुतह, ये सारी चीज़ें इन्होंने, इनके फेमस पोइटिक वर्क हैं। और यही जो थे ये, मतलब इनके बारे में एक और चीज़ आती है, जो अमीर खुसरो जो है वो इंडिया को ये पूरे वर्ल्ड का हेवन मानते थे। मतलब वो ऐसा बोलते थे कि ये जो इंडिया है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक हेवन है। चलिए उसके बाद आगे बढ़े हम। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विच इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के अंदर क्या है? फतेहपुर सिकरी के बारे में सुना होगा आपने, जिसको अकबर ने बनवाया था। जो उनके संत सूफ़ी, जो उनके गुरु थे संत सलीम चिश्ती, उनकी याद में बनवाया था उन्होंने, जिसका स्टार्ट हुआ था काम 1569 को और कंप्लीट हुआ था 1572 में, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि बेगम मरियम का पैलेस बनाया उन्होंने, जो रानी जोधाबाई थी उनका पैलेस बनाया उन्होंने। उसके अलावा बिरबल का भी पैलेस है यहाँ पे। उसके अलावा जो सुल्तान थे तुर्की के, उनका भी पैलेस है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा फेमस है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़े के बारे में पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, उसकी इमेज फ़ोटो दी है आपके बुक में। बहुत बड़ा है वो, ठीक है, 41 मीटर वो वाइड है और 50 मीटर उसकी हाइट है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। चलिए उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टेट द रीज़न ऑफ नीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर हेरिटेज। मतलब हमारे हेरिटेज को बचाना, क्यों बचाना है, क्या रीज़न है हमारे हेरिटेज को बचाने का, ठीक है। तो उसके बारे में, क्योंकि अभी हमको पता है कि लोग धीरे धीरे इग्नोर करते जा रहे हैं जो भी, मतलब हमारे जो हेरिटेज हैं, जिनकी वजह से हमारा नाम होता है, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ठीक है, अजंता इलोरा की गुफाएँ हैं, उसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं, तो जिनकी वजह से हमारा इंडिया जो है वो जाना जाता है। इतने सारे कल्चरल हेरिटेज की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से देखने के लिए, टूरिस्ट आते हैं। तो इनको बचाना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मथुरा के अंदर रिफाइनरी इंडस्ट्री है, तो उसके पोल्यूशन की वजह से, उसके धुएं की वजह से जो हमारा आगरा का ताजमहल है वो, उसका कलर जो है वो वाइट से पीला होते जा रहा है, येलो होते जा रहा है। तो ये सब ये डैमेज हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, या तो फिर डिफेस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है हेरिटेज। तो अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो फिर धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हमारा कल्चर भी इसके साथ साथ ख़त्म हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ये नीड पड़ती है कि हम इसको बचाएं। उसके बाद आगे दिया है हमको 31 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट 4 रेमेडीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? तो वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए, तो वाइल्ड एनिमल कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले हमको फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन से बचाना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट रहेंगे तो वाइल्ड एनिमल रहेंगे। उसके अलावा जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ये दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। हर्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि डियर हो गया, उसके अलावा और भी एनिमल्स है जो हर्बीवोरस होते हैं। उसके अलावा कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा है यहाँ पे जो हंटिंग वगैरह होती है एनिमल्स की, तो वो नहीं होनी चाहिए। उससे भी धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं हंटिंग से। वो लोग उसकी एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ की, उनके नाखून के लिए, उनके बालों के लिए, या तो फिर उनके चमड़े के लिए, ठीक है। तो उनको पनिश करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सब लिख देना आपको यहाँ पे। चलिए उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ग्राउंड वाटर और वाटर शेड एरिया। तो ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है ये 42% जो
नॉर्थ इंडिया के अंदर ये प्लांट्स है। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है इरिगेशन के लिए। ज़मीन से हम पानी निकालते हैं, हम पीते भी हैं वो पानी को, और इरिगेशन के लिए भी हम यूज़ में लेते हैं, और भी बहुत सारे काम में यूज़ लेते हैं। तो ये सब इसमें लिख देना है। और वाटर शेड एरिया के बारे में दिया है, तो यहाँ पर नीचे दिया है वाटर शेड एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसमें पानी वगैरह होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी। उसके बाद आगे 33 नंबर का क्वेश्चन आता है माइका इज़ अ यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। माइका जो है, सुना होगा आपने माइका के बारे में। माइका इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लायंसेस है उसमें यूज़ किए जाते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना कर पाए। क्योंकि ये फ्लो नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उससे बचने के लिए ऐसा माइका का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाई इज़ देयर एन इंक्रीज इन यूजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी टुडे। ठीक है, आज मतलब हमको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ इंक्रीज़ क्यों करना है उसके बारे में दिया है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है, देखो दो टाइप्स की एनर्जी होती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो हम पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि कोयले से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा पेट्रोलियम है वगैरह, तो ये सब पुराने ज़माने की एनर्जी हो गई। और अभी नॉन कन्वेंशनल आ गया है जिसमें हम सोलार एनर्जी है या विंड एनर्जी है, तो ये सब नॉन कन्वेंशनल है, मतलब अभी जो नया डेवलप हुआ है। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कि कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो ये धीरे धीरे ये सब लिमिटेड है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कि सोलार एनर्जी हो गई या तो फिर ये विंड एनर्जी हो गई, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये रिन्यूएबल है, हम इसको वापस से बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लंबे टाइम तक इसका और ये पॉल्यूशन फ्री होती है, मतलब इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता। लेकिन जब हम कोयला वगैरह जलाते हैं तो इससे पॉल्यूशन भी होता है, तो इसीलिए इसका यूज़ अभी इंक्रीज़ हो गया है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में बताना है हमको। सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री रानीपेट तमिलनाडु के अंदर 1906 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने धीरे धीरे फिर इसके अंदर डेवलपमेंट होता गया। ये केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो और ज़्यादा डिमांड हुई फर्टिलाइज़र्स की, तो इसीलिए फिर ये धीरे धीरे झारखंड में बनने लगी, और भी जगहों पर जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, केरला है, तो यहाँ पे ये टोटल 50% केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। चलिए उसके बाद आता है 36 नंबर का क्वेश्चन, बाय विच नेम इज़ बेंगलुरु नोन इन इंडिया। बेंगलुरु को हम किस नाम से जानते हैं? तो बेंगलुरु के दो नाम हैं, एक तो कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और दूसरा है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और दूसरा है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हमको बताना है। ये जो लोगो दिख रहा है MPO, तो MPO इसका फुल फॉर्म है मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइज़र, जो बेसिकली लगाया जाता है मीट मतलब मटन वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मांस वगैरह, ठीक है, चिकन मटन ऐसे प्रोडक्ट्स पे ये लगाया जाता है MPO मार्क, जिससे पता चलता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। चलिए अभी स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन C। तो सेक्शन C के अंदर हमको सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया है कि राइट अबाउट पब्लिक पाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के अंदर जो पब्लिक पाथ और पब्लिक बिल्डिंग है उसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे दोनों दे दिया है, पब्लिक बाथ भी दे दिया और पब्लिक बिल्डिंग भी दे दिया है। आपने देखा होगा पब्लिक बाथ उसका, उसमें सीढ़ी थी नीचे उतरने का, स्विमिंग पूल जैसा था उसका पब्लिक बाथ, और उसमें अच्छा मतलब फ्रेश वाटर हम ऐड कर सकते हैं, और जब पानी ख़राब हो जाए तो उसको वहाँ से निकाल भी सकते हैं। उसके अलावा हॉट वाटर की फैसिलिटीज़ भी थी वहाँ पे, और उसके पास चेंजिंग रूम भी थे, जैसे उसके पास छोटे छोटे चेंजिंग रूम्स भी थे कि पब्लिक बाथ यूज़ करने के बाद हम कपड़े चेंज कर सकें। पब्लिक बिल्डिंग आती है, दो पब्लिक बिल्डिंग थी, एक में ग्रेन्स वगैरह स्टोर होता था और एक में जो बैरक के लिए यूज़ किया जाता था। बैरक्स मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता था, जो उनकी आर्मीज़ वगैरह थी तो उनके हथियार वगैरह या तो फिर उनके रहने के लिए यूज़ किया जाता था।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 39 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अबाउट द एंशिएंट इंडिया सिटी, एंशिएंट इंडियन सिटी ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा है ये जो है 140 किलोमीटर अवे है भूज से, इन खातिरबेट इन बचाव तालुका। धोलावीरा जो है वो इसको फाउंड किया था रविंद्र सिंह बिस्त ने 1990 में, और गुजरात के आर्कोलॉजिकल सर्वे जो थे तो उनके हेड थे, तो इन्होंने उसको फाउंड किया था। कुछ इस तरीके से हमारा धोलावीरा है वो दिखता था। तो ये इसका जो टाउन है या तो फिर इसके जो दीवार हैं उसको पेंट किया गया था वाइट कलर से, क्योंकि वो वाइट मिली थी, और इसको बनाया गया था ब्रिक्स, मिट्टी, क्ले, ये सब चीज़ों से इसको बनाया गया था। और यहाँ पे सबसे अच्छा एक फैसिलिटी मिला है प्योरीफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी थी जिससे वाटर को फिल्टर किया जा सकता था। तो ये सब लिख देना आपको इसके बारे में। चलिए उसके बाद आता है 40 नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस एनी 4 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी के 4 फीचर बताने हैं, जिससे लो पर कैपिटा इनकम है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसके अलावा एग्रियन इकोनॉमी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, ये 4 टॉपिक। चलिए उसके बाद आता है 41 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स शिफ्टिंग जूम कल्टीवेशन, रबी क्रॉप्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। शिफ्टिंग या जूम कल्टीवेशन किसको बोलते हैं? जैसे एक फॉरेस्ट होता है तो फॉरेस्ट में पेड़ काट के वहाँ पे खेती करते हैं, जब तक उसकी फर्टिलिटी कम नहीं हो जाती तब तक करते हैं 2-3 साल तक। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर वो जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे पेड़ों को काटते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो वो जूम कल्टीवेशन हो गया, यानी शिफ्ट हो जाते हैं वो 2-3 साल बाद। ठीक है, उसमें रबी क्रॉप दिया है, रबी क्रॉप मतलब जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन दिया है जो 1960 में आया था। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 42, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, आपको बताना है। ये वल्लभी यूनिवर्सिटी उस टाइम पे ये भावनगर के पास है, वल्लभी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर। और मैत्रक डायनेस्टी यहाँ पे रूलर थे, और ये जो मैत्रक डायनेस्टी वाले थे तो ये बेसिकली ये जो वल्लभी यूनिवर्सिटी थी वो बुद्धिज़्म रिलीजन की थी, और ये जो मैत्रक डायनेस्टी वाले थे इनका रिलीजन अलग था, लेकिन फिर भी इन्होंने उसके बनने में और उसको और ज़्यादा डेवलप करने में इनका योगदान था। यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए। ये उस टाइम पे एक इंटरनेशनल पोर्ट भी हुआ करता था, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैवलर भी आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर, जिसका नाम था इत सिंह। तो उसके बारे में भी लिख देना है आपको। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। उसके बाद आगे बढ़े हम। 43 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एक्टिविटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज बाय म्यूजियम। तो म्यूज़ियम से हमारे हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करते हैं वो लिख देना है। तो यहाँ पे पूरा आंसर है आपके पास। तो यहाँ पे सब नाम दिए हैं आपको। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी अभी हमने देखा जो पाटन के अंदर है। उसके बाद वडोदरा म्यूज़ियम है। उसके बाद वो गांधीनगर है, अहमदाबाद में भी म्यूज़ियम है। ठीक है, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी। तो ये सब म्यूज़ियम्स है। तो म्यूज़ियम क्या करते हैं, जो भी पुरानी ज़माने की चीज़ें होती हैं उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो बस वही सब यहाँ पे दिया है। जो स्क्रिप्ट्स होते हैं या तो फिर जो बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं वैल्यूएबल पुराने ज़माने की चीज़ें। चलिए उसके बाद 44 नंबर का दिया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कंट्रोलिंग प्राइस। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है प्राइस कंट्रोल करने में। तो PDS के बारे में आपको पता ही होगा, जिसको हम नॉर्मली फेयर प्राइस शॉप के ज़रिए से समझते हैं, या राशन की दुकान जहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, मतलब जो BPL वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। तो ऐसे गरीब लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ऐसे लोगों को फ्री में या तो फिर बहुत कम दाम पे ग्रेन्स दिया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है 45 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको दिया है व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। फिर जिसके अंदर हमको पता है एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम। तो ये भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया है, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं।
उसके अलावा है यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी बनाया है 1981 में जो बना था, ठीक है। उसके अलावा जो ओजोन लेयर को, आपको पता है ओजोन लेयर को जो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो उसको ख़त्म कर दी थी, तो उसको भी बैन कर दिया था। तो ये सारी स्टेप्स लिए गए हैं, तो ये सब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम, 46 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वुमन एम्पावरमेंट और ऑब्स्टेकल्स, व्हाट आर द स्टॉप ऑब्स्टेकल्स एंड डिफ़िकल्टीज़ इन इट्स पाथ। तो वुमन एम्पावरमेंट के बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से मतलब ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उनके पाथ में, तो ये दिया है आपको यहाँ पे। जैसे एजुकेशन, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उनको एजुकेशन कम है, अवेयरनेस कम है उनके अंदर। उसके अलावा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, फाइनेंस मतलब पैसे वैसे की भी दिक्कत है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब उन नौकरी वगैरह नहीं कर सकती वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, वुमेंस को जो ऑब्स्टेकल या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो उसके बाद सेक्शन डी आता है, हमारा लास्ट सेक्शन है यहाँ पे, जिसके अंदर हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं डिटेल में। 4 मार्क्स का आता है ये, जिसके अंदर लिखा है राइट अ नोटेबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो हमने अचीवमेंट हासिल की है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसके अंदर हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे जो वेटिंग या मेजरिंग है उसके अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो सामान मिले थे, जो मतलब उससे हम वेट करते थे, मेज़र करते थे, वेटिंग और मेजरिंग करते थे। तो इससे हमको पता चला कि हम पहले से ही इसका यूज़ करते आ रहे हैं। उसके अलावा आर्यभट्ट ने ज़ीरो की डिस्कवरी की थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जीरो के बाद जो नंबर्स लिखते हैं उसकी डिस्कवरी यहाँ पे गुरुत्व समझने की थी, ठीक है। उसके अलावा आर्यभट्ट ने यहाँ पे अष्टांग बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह बताया था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आर्यभट्टियम बुक भी लिखी गई है। उन्होंने 10 गीति का भी लिखी थी। उन्होंने ही पाई की वैल्यू बताई थी हमको 3.14 22/7 आर्यभट्ट ने ही, ठीक है। इसीलिए उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। उसके अलावा भास्कराचार्य जिन्होंने लीलावती और बीजगणित लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने साइन बताया था, प्लस माइनस, ये सब जो हम यूज़ करते हैं अभी, साइन प्लस के लिए ये सा यूज़, माइनस के लिए ऐसा, तो ये सब इन्होंने बताया था। और भी बहुत सारी डिस्कवरीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो 53 ज़ीरोज़ जो हैं उनको प्लेस करके उसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, वो भी अपने नेम भी बताया था। जैसे कि एक के पीछे 2 ज़ीरो तो उसको हम 100 बोलते हैं, 3 ज़ीरो तो हम 1000 बोलते हैं, 5 ज़ीरो हो तो लाख बोलते हैं। तो ऐसे 53 ज़ीरो हो तो उसका नाम क्या होगा वो भी हमने ही बताया था। तो ये सारी चीज़ें आती है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आता है 48 क्वेश्चन। ये पिक्चर हमको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद इनके बारे में हमको लिखना है। तो अभी हमने देखा ये जो पिक्चर है जिसमें इन्होंने ऐसे आर्यभट्ट जिन्होंने ऐसे एक उंगली ऊपर की है, तो ये याद रखना है, तो ये पिक्चर उन्हीं की आर्यभट्ट की है। तो आर्यभट्ट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो वही मैथमेटिक्स में इन्होंने बुक लिखी थी आर्यभट्टियम 10 गीतिका, ठीक है। इन्होंने ही ज़ीरो की डिस्कवरी की थी, इन्होंने ही पाई की डिस्कवरी की थी 22/7, और जिसको 3.14 भी बोलते हैं हम। उसके बाद इन्होंने ये अष्टांग मेथड बताया था, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह, ठीक है। तो उसके अलावा इन्होंने जियोमेट्री और अरिथमेटिक के फॉर्म्स भी बताए थे, फंडामेंटल। तो ये सारी डिस्कवरी इन्होंने की थी। उसके बाद आगे बढ़े हम, जिसके अंदर हमको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है ये देख के हमको बताना है कि ये किसका है, ठीक है। तो ये है कैस्टर्ड का, और कैस्टर्ड मतलब ये ऑयल सीड है, इससे हम तेल वगैरह बनाते हैं। तो कैस्टर्ड के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो कैस्टर जो ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है आंध्र प्रदेश, गुजरात के अंदर, राजस्थान में। और उसके अलावा कैस्टर जो है ये 64% पूरा वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्शन होता है तो उसका 64% हम प्रोड्यूस करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे बाद इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सब सेकेंड नंबर पे आते हैं। उसके बाद 80% ऑफ इसका जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में होता है, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। तो ये सब लिख देना है आपको इसके बारे में। चलिए उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल मार्केट एंड इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर और ग्लोबल मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है हमको। तो इंडियन एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम एग्रो प्रोडक्ट्स उगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में हम ये कॉटन, चिलीज, शीशम, ये सब क्या कहते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, जैसे कि चाइनीज़ हो गया, चाइनीज़ मार्केट में, ठीक है। और फिर वहाँ से हम कुछ चीज़ें इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा। तो इसमें जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसके बाद का है ये।
तो वो उसके अलावा हम जो BT सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स जिसको बोलते हैं हम, वो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से। उसके बाद प्रोडक्शन करके हम उसको जो कॉटन है वो बेचते भी हैं। तो ये सब लिख देना आपको इसके बारे में। चलिए उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेंशन इम्पोर्टेंस प्रोविजंस ऑफ माँ अन्नपूर्णा योजना। माँ अन्नपूर्णा योजना के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो उसके अंदर ये जो माँ अन्नपूर्णा योजना है गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको हर महीने 35 kg फूड ग्रेन फ्री में देना है। और जो पुअर फैमिली है उनको 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन के हिसाब से देना है। और इसमें 3.62 करोड़ लोगों को ये फूड सिक्योरिटी मतलब ये जो खाना है वो दिया गया था माँ अन्नपूर्णा योजना के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 52 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइडियाज़ ऑफ वर्ल्ड लेबर मार्केट। वर्ल्ड लेबर मार्केट के बारे में बताना है। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया आ गई, लेबर मार्केट का मतलब जहाँ पे गुड्स को परचेस और सेल किया जाता है, पर यहाँ पे लेबर की बात की है तो यहाँ पे वर्ल्ड में हम किसके एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, लेबर के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो हमको पता है इंडिया से बहुत सारी चीज़ें, इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और दूसरी कंट्री से भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी आते हैं काम करने के लिए, लेबर्स। तो वही लेबर के बारे में बात करना है यहाँ पे। तो उसी के बारे में पूरा यहाँ डिटेल में दिया है, तो आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिए। चलो उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल एंड प्रोविजंस मेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड वेलफेयर। तो यहाँ पे एल्डरली जो पीपल होते हैं मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बारे में हमको यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर अभी जो माँ बाप अगर बूढ़े हो जाते हैं तो फिर जो बच्चे हैं वो उनको छोड़ देते हैं, या तो फिर उनसे अलग हो जाते हैं, या तो फिर उनको जो वृद्धा आश्रम होता है, ओल्ड एज होम होता है, वहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं। तो उनका कोई सहारा नहीं होता। तो फिर तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें देख के उनके लिए ये सब प्रोविज़न्स बनाए हैं। तो ये सब प्रोविज़न है, जैसे कि उनको पेंशन वगैरह दी जाती है। उसके अलावा उनको मतलब जो भी हाई इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक में जो पैसे होते हैं, उसके अलावा टिकट लेने में, रेलवे में, बस में ट्रैवल करने में उनको 30 से 50% डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आता है 54 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको यहाँ पे मैप दिया है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, मैप हमको सोल्व करना है, जिसमें सबसे पहला दिया है वेलावदर नेशनल पार्क। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। जो वेलावदर नेशनल पार्क है तो वो यहाँ पे आता है गुजरात के इस वाले पार्ट में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कोई भी शाइन कर देनी है और यहाँ पे फिर साइड में बॉक्स में लिख देना है कि ये वेलावदर नेशनल पार्क की शाइन है। चलिए उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमको यहाँ पे दिया है वन रीजन प्रोड्यूसिंग शुगर केन। तो शुगर केन प्रोड्यूस करती है वन रीजन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश का लिया है, तो ऐसा आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए उसके बाद दिया हमको यहाँ पे वन सेंटर ऑफ वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विथ नेम। तो यहाँ पे वन सेंटर ऑफ वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बताना है नाम के साथ। तो मैंने यहाँ पे श्रीनगर लिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे वूलन इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको पूछा है लास्ट क्वेश्चन, गंगा रिवर नेशनल वाटरवे 1। गंगा रिवर के बारे में पूछा है, जो नेशनल वाटरवे है 1, हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक, तो वो बताना है हमको। तो वो है यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ पे इलाहाबाद आता है ये वाले पॉइंट पे, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ से ये हल्दिया आता है वेस्ट बंगाल के अंदर रिवर। तो इस तरीके से ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है, पेपर है, वो फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।